डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये थर्मोडायनेमिक्स का, दैट इज हेस लॉ, हेस का कानून। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हेस का कानून क्या बोलता है? जब कोई केमिकल रिएक्शन एक या एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है तो उसका एब्जॉर्ब और रिलीज हीट ये हमेशा कांस्टेंट रहता है ना। ध्यान से देखिएगा, समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रिएक्शन लिखा, ए का कन्वर्जन लिख किया मैंने यहाँ पर डी में, और ये रहेगा बेटा यहाँ पर डेल्टा एच। क्या रहेगा? डेल्टा एच। ओके, मतलब इसके लिए एनर्जी इतना रिक्वायर्ड है। कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है रिएक्शन? वन स्टेप में। और मोर देन वन स्टेप में कैसा कन्वर्ट करेंगे आप? ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, इसके लिए एनर्जी लगेगा डेल्टा एच वन। क्या लगेगा? डेल्टा एच वन। बी का कन्वर्जन सी में, ये रहेगा बेटा डेल्टा एच टू, और सी का कन्वर्जन डी में, ये रहेगा डेल्टा एच थ्री। ओके, अब इस इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ए कन्वर्टेड इनटू द डी। सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री एंड डैश डैश डैश। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो रहा? क्या मान लीजिए ए का कन्वर्जन हमने डी में किया है, काय में किए? डी में, और यहाँ पर एनर्जी लगी हमारे को 100 किलो जूल। कंसिडर कर लो आप ऐसा। ए का कन्वर्जन मैंने डी में किया तो ये रिएक्शन एक स्टेप में हो गया, बराबर है ना। अब देखिए, यही स्टेप अगर यही रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप में होता है तो उसके लिए जो एनर्जी रिलीज हो चाहे तो एब्जॉर्ब हो, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। मीन्स ए का कन्वर्जन बी में किया मैंने, बी का फिर सी में, सी का डी में, है ना। तो कंसिडर कर लेते हैं इसके लिए एनर्जी 30 किलो जूल लगेगा, मान लो आप ऐसा। इसके लिए 35 किलो जूल हीट लग रहा, और इसके लिए 35 किलो जूल हीट। अगर आप इसका सम देखेंगे तो 100 आ जाएगा, बराबर है ना बेटा। डेल्टा एच वन प्लस एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100 किलो जूल, इसको ऐड करने पर। तो कंसेप्ट आपको समझ में आ गया क्या है? तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक या एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है तो उसका एब्जॉर्ब और रिलीज हीट ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, ऐसा समझाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए मैंने ए का कन्वर्जन डायरेक्ट डी में किया तो ये रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो गया कंप्लीट। अब ए का कन्वर्जन बी में, बी का सी में, ओके, और सी का डी में, तो ये रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट हो रहा है। इस तरह ऐसा गए हम तो, और यहाँ से डायरेक्ट वन स्टेप में। ठीक है, चाहे तो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या फिर मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट हो, तो उसका एब्जॉर्ब और रिलीज हीट हमेशा कांस्टेंट रहता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। व्हेन केमिकल रिएक्शन takes place in one or multiple steps, then its absorbed or released heat remain constant. Then its absorb or release heat remain constant. समझ में आ गया आपको कंसेप्ट क्या है? तो अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या फिर एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो तो उसका एब्जॉर्ब और रिलीज हीट हमेशा कांस्टेंट रहता है। कंसेप्ट समझ गया? चलिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, मान लीजिए यहाँ पर मैंने कार्बन यूज किया हूँ और कार्बन का मैंने कंप्लीट कंबस्शन किया तो तैयार हो जाएगा बेटा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये गैस है, ये सॉलिड फॉर्म है, ग्रेफाइट, और इसके लिए डेल्टा एच रिक्वायर्ड है -393.5 किलो जूल। ये रिएक्शन कितने स्टेप में कंप्लीट हुआ? वन स्टेप में। और अगर यही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होता है, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, ध्यान से देखिएगा बेटा। कार्बन का इनकम्प्लीट कंबस्शन हुआ, तैयार हो गया इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैस है, ये सॉलिड है।
और इसके लिए डेल्टा एच रिक्वायर्ड है बेटा -110 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल में इतना रिक्वायर्ड है। ओके, सेकंड स्टेप देखिए, आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का कंबस्शन हो रहा, इसमें तैयार हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, ये गैस है, ये भी गैस है। ओके बेटा, तो डेल्टा H2 मान लेंगे इसको, मैं फर्स्ट स्टेप को H1, इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है एनर्जी रिलीज होगा -383.5 किलो जूल पर मोल। ओके, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम वन स्टेप पे कैसे बताएंगे, CO CO कैंसिल हो जाएगा, गैस गैस, कार्बन प्लस हाफ O2 दैट इज O2, ये गैस दैट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, सो वी कैन रिटर्न एज कितना -393.5 किलो जूल पर मोल। ओके, कंसेप्ट समझ में आ गया आपको। अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या फिर एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो तो उसका एब्जॉर्ब और रिलीज हीट हमेशा ये कांस्टेंट रहता। ओके, ध्यान से देखिएगा, और एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन वाला। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, जो इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़े कि H2O सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द H2O गैस, सो डेल्टा सब्लिमेशन H इज इक्वल टू 51.08 किलो जूल पर मोल है। ये रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट हुआ वन स्टेप में। ओके, अब यही रिएक्शन को देखिए, आप क्या H2O सॉलिड का कन्वर्जन किए हमने H2O लिक्विड में, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहते थे, याद आ रहा होगा आपको, सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में। इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है 6.01 किलो जूल पर मोल। ओके, याद आ रहा ना। और H2O लिक्विड का कन्वर्जन किए हमने H2O गैस में, सो है ना, अगर H2O लिक्विड का कन्वर्जन गैस में होगा उसे हम एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बोले थे। आया कंसेप्ट याद। सो कितना 45.07 किलो जूल पर मोल, इतना एनर्जी रिक्वायर्ड था। इससे पहले के लेक्चर में हमने पढ़ चुके इसको। ओके, अब देखिए, है ना, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो H2 लिक्विड कैंसिल हो जाएगा। ओके, H2O सॉलिड कन्वर्टेड इनटू द H2O गैस, सो डेल्टा सब्लिमेशन H इज इक्वल टू डेल्टा फ्यूजन प्लस डेल्टा वेपराइजेशन। ओके, तो कितना आ जाएगा बेटा, दोनों को ऐड कर दो, 51.08 किलो जूल पर मोल। कंसेप्ट समझ में आ गया आपको, हेसेस लॉ क्या है, पक्का इसमें कोई डाउट है क्या? ठीक है ना। अब हेसेस लॉ के एप्लीकेशन क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या हेसेस लॉ का यूज क्यों करते हैं, देखिए यहाँ पर हम केमिकल इक्वेशन को, ओके, केमिकल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। ओके, एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। ठीक है, देखो हेसेस लॉ की हेल्प से हम केमिकल इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड। ओके, इसके जरिए हम केमिकल इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाइड सब्सट्रैक्टेड, एडेड, ओके, एडेड एटसेट्रा। मतलब इसके जरिए हम केमिकल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ रहा है क्या है, तो ओके। सेकंड है टू डिटरमाइन। अब इसके जरिए देखिए हम क्या क्या निकाल सकते हैं। टू डिटरमाइन, नंबर 1 इसमें ए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बताइए नंबर 1 क्या रहेगा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके, बी है इसमें हीट ऑफ कंबस्शन, इससे हम हीट ऑफ कंबस्शन निकाल सकते हैं, जिसपे हम न्यूमेरिकल आगे पढ़ने वाले हैं। सी है हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्या रहेगा बेटा बोलो, हीट ऑफ फॉर्मेशन। ओके, ठीक है, देखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ कंबस्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ रिएक्शन, ओके। अब हीट ऑफ रिएक्शन, सब्लिमेशन निकाल सकते हैं, हीट ऑफ सब्लिमेशन। ओके, हीट ऑफ
सब्लिमेशन, उधर लिखा हुआ है, दिखा, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन निकाल सकते हैं हम, या फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। क्या निकालेंगे बेटा, बोलो, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है ना, ये आपको समझ में आएगा। हिस्सेस लॉ क्या है, पक्का क्या है इसका स्टेटमेंट, अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो या फिर एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो तो उसका एब्जॉर्ब और रिलीज हीट ये हमेशा कांस्टेंट रहता। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लेवेज़ियर एंड लैप्लेस लॉ। बहुत सिंपल है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपको समझता। देखिए कि यहाँ लिखा मैंने कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ करवाए हमने, इसने बना दिया यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, अभी जस्ट पढ़े हमने, ये गैस गैस और ये है बेटा सॉलिड। इसके लिए एनर्जी रिलीज होगी -393.5 किलो जूल पर मोल, यानी 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे हम तो इतनी एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रेक डाउन कर देंगे, बराबर है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम ब्रेक डाउन कर दे रहे हैं, यहाँ पर डिकम्पोज कर रहे हैं, तो इसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट तैयार हो जा रहे हैं। मीन्स कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर ये बना था, ये गैस था, ये सॉलिड और ये गैस है ना। तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, रिएक्शन उल्टा हो जा रहा है, डेल्टा H इज इक्वल टू प्लस 393.5 किलो जूल पर मोल। अब ये स्टेटमेंट जरूरी नहीं आपको क्या एज इट इज याद होना, कंसेप्ट समझ लो। द एंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, इस कंपाउंड को हमने डिकम्पोज किए, तोड़े इनटू इट्स एलिमेंट, इसके एलिमेंट्स में डिकम्पोज किए इसको, है ना, इज इक्वल टू इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, काय के इक्वल रहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के, बराबर है ना, लेकिन बट विथ अपोजिट साइन। बस यहाँ पर क्या होगा कि साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या आपको? देखिए क्या कैसा था कि कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया हमने, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और इसके लिए बेटा यहाँ पर लगा हमारे को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, बराबर है ना, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हमने तैयार किए। बाद में हमने इसको डिकम्पोज किए तो तैयार हुआ यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ये इक्वल रहेंगे इसके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के, बट यहाँ पर साइन उल्टा हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पर -393.5 था तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 393.5 किलो जूल पर मोल। और यही है लेवेज़ियर एंड लैप्लेस लॉ, है ना। द एंथैल्पी ऑफ क्या है, डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड है, डिकम्पोज किए इसको इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट, है ना, एलिमेंट इज इक्वल टू इट्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बट अपोजिट साइन, बट विथ अपोजिट साइन। क्या यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल ही रहेगा डिकम्पोजिशन, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और प्लस रहा फॉर्मेशन में तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाय।